यानी इसे कहते हैं रिम ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिमंडल। आप परिमंडल से ही पता चल जाता है कि क्या कह रहा है। मन परिमंडल मन चारों तरफ से घिरी हुई हो और वह कई मंडलों में हो। यानी पृथ्वी यानी परिमंडल मन चारों तरफ से वह मंडल घिरी हुई हो या कनेक्टेड हो, वही होता है पृथ्वी की परिमंडल या रिम ऑफ अर्थ। कह रहा है पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड में या इसका सौरमंडल में इसका एक विशेष स्थान इस पृथ्वी का। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन क्यों संभव है? क्योंकि इनमें 3 आवश्यक मूल तत्व है। पहला जो तत्व है वह तत्व है भूमि, जिसे हम भूमि या लैंड, भूमि। दूसरा है जल, और जो तीसरा है वह है वायु, हवा। तो अगर जहाँ पे जिस प्लानेट पे, जिस ग्रह पे अगर ये तीनों मिलती है तो वहाँ जीव संभव है। इसलिए केवल भूमि पर या केवल अर्थ पर ही यह मिलती है। हमारी जो पृथ्वी की जो सतह ऐसी है जहाँ ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। भूमि, जल और वायु ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं और यह अंतःक्रिया करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमंडल को इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ जीव संभव है। भूमंडल को जो यह रिम है, इन रिम को हम 4 भागों में बांटते हैं। वो क्या है देखें। पहला ये जो रिम है, परिमंडल है, वह देख रहे हैं। इसमें पहला जो भाग है वह भाग है आपका स्थल मंडल, जिसे कहते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा भाग है जल मंडल, जल मंडल। तीसरा भाग है वायुमंडल, वायु मंडल। और जो चौथा भाग है वह है जैव मंडल, जैव मंडल। इसलिए इसी को हम कहते हैं परिमंडल, जहाँ पर चारों कनेक्टेड हो। स्थल मंडल लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जैव मंडल बायोस्फीयर कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब थोड़े मैं बात कर दे रहा हूँ कि जैव मंडल कहाँ तक है, वायुमंडल कहाँ तक है, स्थल मंडल कहाँ तक है और जल मंडल कहाँ तक है। तो आप देखें जो जैव मंडल है, आप इसे पहले कहते हैं प्रपटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यह जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये जो 4 मंडल है वह कौन कौन है आप देख रहे हैं। इसमें तो एटमॉस्फेयर जो होता है वह होता है एयर, जो एटमॉस्फेयर जो होता है वायुमंडल। यह वायुमंडल दिखाई दे रहा है आपको जो ऊपर है। जो आपका जैव मंडल है आप देख रहे हैं यहाँ, जो ये है जैव मंडल। जो लिथोस्फीयर जो आपका स्थल मंडल है वह स्थल मंडल है यहाँ। और जो जल मंडल है हाइड्रोस्फीयर वह है हाइड्रोस्फीयर। तो इस तरह के 4 मंडल आपस में कनेक्टेड होते हैं
और तब यह बना है आपका अर्थ की जो परिमंडल है। अब स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो स्थल मंडल में पृथ्वी पर जल, स्थल मंडल पे सॉरी अगर हम स्थल मंडल की हम बात करें तो स्थल मंडल जो होता है वह धरातल, पृथ्वी के ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं वह होता है स्थल मंडल। धरातल के जल वाले भाग को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। और जहाँ पर हम एटमॉस्फेयर होता है वह होता है वायुमंडल। और जहाँ पर तीनों एक दूसरे से संपर्क में आते हैं वह होता है बायोस्फीयर या जयमंडल। अब आते हैं पृथ्वी जो है वह केंद्र को, पृथ्वी की जो केंद्र होती है, पृथ्वी की जो केंद्र है यह, तो पृथ्वी के केंद्र को हम कहते हैं दो भाग में, पृथ्वी के जो केंद्र है ये दो भागों में विभाजित है। पहला इसमें जो भाग है वह होता है इनर कोर, यानी जो अंदर वाला भाग है। उससे ऊपर जो भाग है यह दोनों ही, यानी यह दोनों जो है वह कोर होती है, जिसे हम कहते हैं आपका क्रोड। एक होता है इनर कोर और दूसरा होता है आउटर कोर। फिर उस ऊपर की जो भाग है, उसके ऊपर की भाग वह होता है मेंटल। और जो सबसे ऊपर की जो भाग होती है जिस पे हम लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वह होता है आपका क्रस्ट, खेती करते हैं वह होता है क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं भूपर्पट्टी। यह होता है भूपर्पट्टी, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, और यहाँ पर यह होता है भूमि। पृथ्वी के जो चारों ओरों की जो परिमंडल है, उन परिमंडल का जो नाम है वह ग्रीक भाषा से ली गई है। यह जो है वह ग्रीक भाषा से ली गई है, जिसे कहते हैं लिथास। लिथोस्फीयर को मतलब होता है का वो हम लिथास से लिए गए हैं। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, लिथास इसका मतलब होता है पत्थर, ये होता है पत्थर। फिर होता है एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है वो लिथास जो है वह कहीं न कहीं एटमास का अर्थ, यह ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है वाष्प, इसे हम वाष्प कहते हैं। और दूसरा और तीसरा होता है ह्यूडर। ह्यूडर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं जलमंडल। ह्यूडर यह होता है, इसे हम कहते हैं जलमंडल। ह्यूडर से, ह्यूडर यह ग्रीक लैंग्वेज है, इसे कहते हैं जलमंडल। एक होता है बायोस। बायोस का मतलब होता है बायोस्फीयर, जिसमें हम कहते हैं जयमंडल। तो यह चार जो मंडल है, इन मंडलों का नाम ग्रीक भाषा से ली गई है, और जो मैं आपको बताया हूँ इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ स्थलमंडल का लिथोस्फीयर क्या, ये लिथोस्फीयर क्या है, इसमें क्या क्या मिलता है, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। जो लिथोस्फीयर होता है वह देखें आप, ये है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो स्थलमंडल है, ये पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। ये जो पूरा पृथ्वी, जो पृथ्वी के ठोस भाग, ये पृथ्वी है, इसका जो ठोस भाग है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाती है, यानी यह कहीं न कहीं हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाती है, जो चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बनी होती है। यह आपका चट्टान प्लस चट्टान
प्लस मिट्टी से मिलकर यह बनी होती है, जिसमें जीवों के लिए विशेष उपयोगी यानी पूरे जीव के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। यानी इसमें ये सब पोषक तत्व इसमें मिलते हैं लिथोस्फीयर में। स्थलमंडल को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। इस स्थलमंडल को दो भागों में बांटा गया है। बड़े भाग को महाद्वीप और एक दूसरे और महाद्वीप होते हैं जो पर्वत पठार मैदान, यानी इसे हम देखते हैं स्थल मंडल को अब यह स्थल मंडल जो है वह दो भागों में बांटे हैं। पहला जो है वह होता है जो बड़े भूभाग है वह महाद्वीप है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है। और दूसरे जो भाग है वह है महासागर, बॉटम का महासागर, महासागर। अब जो ये महाद्वीप है ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप यहाँ पर पर्वत ये होता है, पर्वत पठार मैदान आदि पाए जाते हैं। और बड़ी बड़ी जलराशियों की जो तलहटी होती है, जलराशि जो तलहटी होती है उसे हम महासागर बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर जो होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं। जो विश्व के महासागर हैं, विश्व के यहाँ देखना जो महासागर है ये कहीं न कहीं आपस में जुड़े होते हैं। विश्व के महासागर यह देख रहे हैं सब, यह कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल की स्तर सब जगह समान होती है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र से मापा जाता है। उदाहरण के लिए अगर कहें तो हम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो पर्वत होता है हिमालय पर्वत पर स्थित, जिसे कहते हैं माउंटेन एवरेस्ट। तो ये माउंटेन एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा है, जो पृथ्वी समुद्र के तल से, यानी समुद्र के तल से एक कहीं न कहीं इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,884 मीटर ऊंची है। और विश्व का सबसे गहरा जो भाग है ये है प्रशांत महासागर। और जो सबसे गहरा है इसे कहते हैं मारियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है, मारियाना गर्त, मारियाना गर्त। तो सबसे गहरा यह क्या है तो महासागर है। और यह जो समुद्र तल से सबसे नीचे जो है से मीटर गहरा कितना है तो 11,200 मीटर, ये जो मारियाना गर्त की लंबाई है, गहराई है, माने गहराई इसकी जो है। अब मैं बात करता हूँ महाद्वीप की। अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। ये जब है ये सब महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप कहते हैं इसे हम। तो ये है महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप है। तो यह जो 7 महाद्वीप है जिसमें हम कहते हैं एशिया, जो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया।
ये है एशिया महाद्वीप। इनकी संख्या एशिया, दूसरा है अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। फिर तीसरा है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। फिर है आपकी दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। फिर है अंटार्कटिका, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अंत में ये जो और एक है यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है। और अंत में जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 7 महाद्वीप इस तरह से हैं, जो स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध में ही है। यह आपका इक्वेटर लाइन है और यह आपका उत्तरीय गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो यह नॉर्थ हेमिस्फीयर में अधिकतर यह भाग है। अब आते हैं हम एशिया की बात करते हैं। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो विश्व में की सबसे बड़ी जो महाद्वीप है वह एशिया है। जो भारत देश इसी में स्थित है, यह है आपका भारत। यह भारत विश्व जिस विशाल भू का अंश है वह एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग 1/3 भूभाग जिसमें 60% जनसंख्या पाई जाती है। यानी एशिया में पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में अनेक ऐसे देश जैसे चीन है यहाँ, फिर ईरान है, यानी यहाँ चीन है, यहाँ ये है चाइना, चीन है, ईरान है, जापान है, आदि देश इसमें है। एशिया महाद्वीप के जो उत्तर में उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर, जो है वह, और दक्षिण में हिंद महासागर, यह जो है वह हिंद महासागर है। हिंद महासागर के नाम पर ही भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा। अब एशिया महाद्वीप के जो पश्चिम में यूरोप है, एशिया महाद्वीप के और जो यह यूरोप है पश्चिम में, यूरोप तथा एशिया मिलकर, ये दोनों मिलकर यह हो गया यूरेशिया कहलाता है। ये दोनों क्या है, तो यह यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंटेन एवरेस्ट है वह हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की जो छत कहा जाता है इसे, और जो तिब्बत का पठार है, दक्कन का पठार है, पामीर का पठार है, वह सब एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार है। पामीर का पठार एशिया के महाद्वीप का प्रमुख पठार है। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दलजा, फरात, वांगो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी महाद्वीप में बहती हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसका जो पूरे 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह करोड़ वर्ग किमी में है। जैसे एशिया जो है, इसको हम अगर एशिया, ये पूरा एशिया, इसकी जो क्षेत्रफल जो देखा जाए तो वह है 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसकी जो है वह क्षेत्रफल है। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो यह अफ्रीका जो है, इसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो है उसकी जो एरिया है वह है 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हैं तो इसकी जो एरिया है वह है 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं तो नीचे की जो भाग होती है अंटार्कटिका, इसकी जो एरिया है वह है 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यूरोप की बात करें हम, यह है यूरोप, तो इसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह है 1.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एरिया है वह है 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो यह क्षेत्र, इसका जो एरिया है वह मैं आपको कवर कराया हूँ। अब हम बात करते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका महाद्वीप की बात मैं कर रहा हूँ। यह एशिया के बाद जो है वह दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र वाला है, जो बताया। अधिकांश भाग जो है वह अफ्रीका में पठार है। यह यहाँ पर अधिकतर पठार प्लेट्यू है। यहाँ खनिज पदार्थ और शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको खनिज पदार्थ मिलता है, खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलती है। विषुवत रेखा, जो कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय होने के कारण, यह जो है उष्णकटिबंधीय होने के कारण अत्यंत गर्म महाद्वीप है यहाँ पे। और यह आपका है विषुवत रेखा, देख रहे हैं। और यहीं से एक होती है कर्क रेखा, और यहीं से यह होता है आपका, यह है आपका मकर रेखा, और ये आपका है कर्क रेखा, ये देख रहे हैं। तो इस तरह की ये रेखाएं, और यह कहीं न कहीं बहुत से गर्म यह महाद्वीप है। यहाँ उष्णकटिबंधीय है होने कारण यहाँ विषुवतीय रेखी घने वन, यह विषुवत रेखा, यहाँ पर घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल या अफ्रीका में पाए जाते हैं। महाद्वीप के जो उत्तर पश्चिम में पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थान स्थित है। इस महाद्वीप में मिस्र देश में विश्व की सबसे बड़ी लंबी नील नदी है। यानी मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह हो इस अफ्रीका में। इस महाद्वीप की जो प्रमुख नदियों में नाइजर होते हैं। दूसरे आपका होता है कांगो। उसके बाद होता है लिम्पोपो। तो इस तरह के यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ की विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए माना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। मिस्र देश, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म और विकास इसी महाद्वीप पर हुआ है। मानव का विकास पहली बार एशिया महाद्वीप में। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बस गए। इसी महाद्वीप को 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भूमध्य रेखा से दक्षिण में पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। भारत की खोज के लिए जो निकला था कोलंबस, वह खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुँच गया।
और वही साहसी जो कोलंबस है वह नई दुनिया की खोज की है। वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है, जिसमें खनिज पदार्थ कृषि, भूमि की प्रचुरता और औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकास महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरा नॉर्थ प्रशांत और साउथ प्रशांत, यानी नॉर्थ प्रशांत महासागर, और पूरब में अंटार्कटिका, ये है आपका अटलांटिक महासागर यह है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, ये आपका आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, जो एक कर्क रेखा है, एक कर्क रेखा जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश है। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच यह है पनामा नहर, जो भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका की उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिण भाग ये नुकीला होता है। ये आपका है चौड़ा, ये आपका है नुकीला। यह इसका आकार कैसा है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत है, पूरब में अल्पेशियन पर्वत है, मध्य और उत्तर में मिसौरी नदी बहती है। अब मैं बात करता हूँ दक्षिण अमेरिका की। ये रहा है आपका उत्तर अमेरिका। अब मैं बात करूँगा दक्षिण अमेरिका की। तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका। यह दक्षिण में स्थित है। इस जो महाद्वीप के दक्षिण में अमेरिका कहते हैं, दक्षिण अमेरिका, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। यहाँ अमेजन की घाटी है, जिसमें वनस्पति घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, और भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। लंबाई की दृष्टि से अगर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका में है, जबकि अप्रवाह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन नदी, यहाँ पर अमेजन नदी, जो इसका आयतन इसका अधिक है। अमेजन नदी जो है वह सबसे बड़ी नदी प्रशांत महासागर के पूर्व और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी दोनों भाग में यह स्थित कौन सा द्वीप है? तो स्थित यह है। अब आते हैं यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं हम। ये आपका है यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है। यह इसके जो पूर्व में यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करती है। यह यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत जो है वह इसको अलग करती है।
यूरोप महाद्वीप में जो अनेक देश है, जैसे है इंग्लैंड है, इटली है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, फ्रांस है, स्वीडन है, नार्वे है, यह सब देश यूरोप महाद्वीप में होते हैं। अब मैं बात करता हूँ अंटार्कटिका की। तो जो नीचे वाली भाग अंटार्कटिका है, यह दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप को मिलाकर अगर इसका तुलना करके देखिए तो ये महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर से ढकी रहती है, इसलिए मानव का यहाँ रहना असंभव है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं अंटार्कटिक महासागर पे। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध खोले हैं जिनका नाम क्या है, देखें, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मंत्री और भारती। ये 3 जो शोध केंद्र है वह आपका है अंटार्कटिका पे। अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम, जिसे कंगारुओं के बारे में सुना होगा, कंगारू जो है वह जानवर ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों का कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिण में स्थित है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे यह मकर रेखा से होकर गुजरती है। यह मकर रेखा से होकर गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। यह चारों ओर महासागरों से घिरे के कारण इसे कहते हैं द्वीपीय स्थिति होती है। इसकी राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ मरे या डार्लिंग नदियाँ बहती है। ग्रेट डिवाइड रेंज पर्वतमाला है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, वह है। अगर हम लैंडफॉर्म की बात करते हैं, मानो स्थल आकृति का लैंडफॉर्म, इसे कहते हैं स्थल आकृति। तो स्थल आकृति ये इसके 3 वर्ग होते हैं। पहला जो वर्ग होता है वह होता है पर्वत। दूसरा जो होता है वह होता है पठार, और तीसरा जो होते हैं यह होता है मैदान। में बच गया। पृथ्वी की जो धरातल है वह असमान रूप से ऊबड़ खाबड़ है। कुछ भाग समतल है तो कुछ भाग समुद्र से तल हजारों मीटर ऊंचे है। अब मैं बात करूंगा जलमंडल का, हाइड्रोस्फीयर का। जलमंडल क्या है वह देखें आप। पृथ्वी पर लगभग 3/4 मतलब यहाँ 71% भाग जो है वह जल है।
तथा लगभग 1/4 यानी 29% जो है वह स्थल है। यहाँ ये जल है 71% और 29% जो है वह स्थल है। धरातल पर अधिक नीला भाग फैला हुआ है कि स्थल भाग, यही नीले भाग महासागर हैं। ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इसे विश्व के मानचित्र में देखा गया है। अब मैं बात करूँ महासागर का नाम, अटलांटिक और उसके क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं तो यहाँ 97 भाग जो 97.2% यहाँ महासागर है और 0.03% यह पानी जो है वह पीने योग्य है। यानी 0.03% हम पानी को पीते हैं। संसार में मीठे पानी का भाग इतना ही है। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें, धाराएं चलती रहती है। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्री जल, जो समुद्री तल है वह शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई अथवा स्थल रूप से पर्वत, पठार, मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई ऊंचाई महासागर तल से नापी जाती है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस। ये है ठोस, ये है द्रव और ये है गैस। तो ठोस और द्रव और गैस, ये पानी के 3 रूप होते हैं। अब आते हैं जल चक्र, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। पृथ्वी पर जल 3 रूप, ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। जल चक्र का तात्पर्य जल के तीनों रूपों में आपसी परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का जो जल है यह पृथ्वी का ये जो जल है वह जल चक्र का तात्पर्य जल तीनों है। यानी पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। यह वाष्पीकरण कर और वह वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल जलवाष्प की ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। इसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संघनन। ये आपका संघनन हो जाता है, जिसे बादल बनते हैं। संघनित जल बादल, कुहासा, ओस आदि रूप में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षण होता है, यह वर्षा हो जाता है और पृथ्वी पर आता है। वर्षण कई रूपों में होता है, वर्षा के रूप में, फुब्बारा के रूप में, ओला के रूप में, हिमपात के रूप में। ये सब क्या होते हैं? वर्षा होते हैं। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार इस जल चक्र का लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब मैं बात करूंगा वायुमंडल का। अब मैं बात कर रहा हूं जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उसका लेयर की बात मैं कर रहा हूं। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण होता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैस होते हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे रहते हैं। ये गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैली हुई है। यह पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को उनके जो गैसीय घटकों, टेम्परेचर और उनकी जो अन्य विशेषताओं का जो आधार है, उसमें वो परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हैं, यह परतें जो होता है क्षोभ मंडल, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। यह होता है क्षोभ मंडल।
ये क्षोभ मंडल है। उसके बाद होता है समताप मंडल, ये संताप मंडल है। फिर है मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, और यह है आपका बहिर्मंडल, ये आपका बहिर्मंडल है। तो ये आपका है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर और क्रमशः ऊपर आ गई है। वायुमंडल का जो 97% भाग धरातल के निकट है, 97% जो भाग है वह धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल हो जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायु विहीन वाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल के मुख्यतः जिसमें नाइट्रोजन जो है वह आपका 78% तथा ऑक्सीजन जो है वह 21% है। 28% सॉरी 78% आपका नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है। और अन्य गैसों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% है। ये सब आगे आगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन मिलकर वो 1% है। नाइट्रोजन जीवन जंतु में वृद्धि के लिए ज़रूरी है। जो 78% जो नाइट्रोजन है वह जीवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी प्राणवायु है। यानी ऊंचाई की बढ़ते साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर जो है कम होती जाएगी। इसी कारण हवाओं का भार जो है ऊपर कम हो जाता है। समुद्री क्षेत्रों में हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम होता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता है। यही कारण कि ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दबाव भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का मशीन लिए रहते हैं, सिलेंडर लिए रहते हैं। अब मैं बात करूंगा जयमंडल का। जयमंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, यानी आसपास जैसे कौवा, तोता, चूहा, बिल्ली आदि जितने भी पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, इन सभी प्रकार के वनों में जंगली जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? जयमंडल का निर्माण करते हैं। पूरा पृथ्वी की धरातल पर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ तीनों मंडल, स्थल, जल और वायु, ये तीनों मिलते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक जो अंतः क्रियाएँ के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल और वायु में फैली होती है। यही होता है जलमंडल, सॉरी जयमंडल। वनस्पतियों को खाने वाले जीव, जैसे आप जानते हैं पेड़ पौधों को खाने वाले, बकरी, खरगोश, हाथी, घोड़ा, हिरण आदि, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जिसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जो होते हैं शाकाहारी खाने वाले, भेड़, भेड़िया, शेर आदि, इसे मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। और जो दोनों खाते हैं वह ओमनिवोरस होते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जयमंडल कहते हैं। महासागर, नदी, इसमें महासागर, नदी, झील,
घास, शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। इन्हें हम महासागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। मानव जीवन की जैवमंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय और जलीय जीवमंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। शाकाहारी मानव जीवमंडल के फल फूल सब्जी प्राप्त करते हैं, जबकि मांसाहारी मानव जीवों जैसे बकरी, मछली, मुर्गी आदि सब खाते हैं। मानव जैवमंडल की क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों काटना, जीवों का शिकार करना, मानव उद्योग द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक वायुमंडल में विसर्जित होती है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे जलमंडल का दुष्प्रभाव और जब आप गंदगी, मलबा, कचरा से जल में विसर्जित करते हैं तो यह जल प्रदूषित होता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये रहा पृथ्वी की परिमंडल और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह बताया गया है।